बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में नौ मुंतखब सेनेटर शहरी रहमान की तरफ से पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया दिया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब आज़ाद सेनेटर शमीम आफरीदी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने ANP के रहनुमा एमल वली से मुलाकात की, जबकि मरियम नवाज ने भी सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नौ मुंतखब सेनेटर के एजाज में इशाइया दिया। उन्होंने मुद्दत पूरी करने वाले सेनेटर्स को शील्ड्स दी। इशाइये में शरीक सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने सादिक संजरानी को दोबारा मुंतखब कराने के लिए चौधरी बरादरान और पीर पगारा से भी मुलाकातें की। पीर पगारा ने हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। हॉर्स ट्रेडिंग की लानत को खत्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने इकदाम किए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अपोजिशन वाले पैसा कमाते हैं और फिर पैसा खर्च करते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट इलेक्शन और ओपन बैलेटिंग के हवाले से प्रेस कहा कि अपोजिशन ने मीसाके जमहूरियत में ओपन बैलेटिंग का कहा था। जो जमातें खुद जमहूरी कहती हैं वो इस दिन ऐवान से गैर हासिल थीं। ये दो निज़ामों की जंग है और वो पाकिस्तान की वहीं लेकर जाना चाहते हैं जहां मुल्क पहले था। 2-2.5 सालों में इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि माफियाज के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठकर गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। जब जीतते हैं तो कहते हैं कि एजेंसीज न्यूट्रल हैं, हार जाते हैं तो कहते हैं कि एजेंसीज मुलव्वस हैं। फजलुर रहमान पार्लियामेंट के मेंबर नहीं और इस्तीफ़ों की बात करते हैं। इलेक्शन में वोट सबसे मांगते हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी ही जीतेंगे। कई अरकान हुकूमत से इन्हिराफ करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा कर दिया। बोले हुकूमत खोखली हो चुकी है, इक़्तिदार में रहने का इखलाकी जवाज खो बैठी है। हुकूमत कमज़ोर विकेट पर खेल रही है। ज़िमनी इंतखाब हों इलेक्शन, हुकूमत की कमज़ोरी वाज़े हो गई है। अरकान पर दबाव डालने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बलोचिस्तान के एक उम्मीदवार को 70 करोड़ में PTI ने टिकट दिया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तमाम दरख्वास्तें यकजा करके नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और PTI यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ डट गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। फरूख हबीब बोले अपोजिशन ने वोट खरीदने का बरमला एतराफ़ किया। मलिका बुखारी ने कहा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कमल शोजब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अल्ताफ इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई कानून है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोके? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उफ़क़ खान बलोच। उफ़क़ साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हुकूमत की जानिब से भी उफ़क़ साहिबा वही किस्म के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन पर आयद किया जाता था कि अपोजिशन जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और सेनेट इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी वही तमाम कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से भी। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि जहाँ तक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात होती है तो देखिए 2 वोट ऐसे होते हैं सिर्फ जो MPs या MNAs अपने कॉन्शियंस के बेसिस पे दे सकते हैं। वो होता है चेयरमैन सेनेट का वोट और या फिर स्पीकर असेंबली का। तो इसमें तो बिल्कुल खरीदो फरोख्त की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि देखिए सेनेट के वोट तो होते हैं पार्टी की अमानत, लेकिन जहाँ तक बात है चेयरमैन सेनेट की ज़मीर का और कॉन्शियंस का फैसले पे दिए जाएंगे। ठीक है उफ़क़ साहिबा, ये भी बताइएगा कि यूसुफ रजा गिलानी से PTI को इतना ज़्यादा ख़तरा क्यों है? जब उन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तब उन्हें किसी अलग बुनियाद पर नाअहल करवाने की कोशिश की गई थी और स्टिल कोशिश कर रही है। देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब से तो कोई खतरा PTI को है ही नहीं।
बल्कि मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक तो होता है कि आपका जमहूरी आईनी हक होता है कि आप अपनी कैंपेन करें या लोगों को एंटाइज करें कि भाई मुझे वोट दो, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ तो मामला ऐसा हुआ कि जो लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं या मैंडेट की बात करते हैं, उन्होंने तो वोट की तौहीन की है। वोट को जाया करने के तरीके जब बताएं कि वोट को आप किस तरह से अपने, ये तो एक तो उन्होंने तौहीन की, तो उन्हें तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था या फिर लेकिन उफक साहिबा मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर कोशिश की जा रही है कि उनको नाअहल किया जाए। पहले जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उस वक्त PTI का ये मौक़िफ़ था कि ये सज़ा याफ्ता हैं और इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स जमा नहीं करवाई हैं, और उसके बाद फिर अब दोबारा से आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको नाअहल कर दिया जाए। जब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि चेयरमैन सेनेट आपकी जमात से ही आएगा तो फिर ये सारे एफर्ट्स की क्या ज़रूरत है? देखिए, बात मैं आपसे वही गुजारिश कर रही हूँ कि कोशिश करने की तो PTI को जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कदम हमने देख लिया जो उन्होंने, मैं उसको ब्लंडर कहूँ कि एक साजिश कहूँ, जो उनके बेटे की वीडियोस आ गई थी जो वो वोट जाया करने का उनको तरीके बता रहे थे। उसके बाद अब तो इन्हें सेनेट के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए भी मेरे ख्याल से डरना चाहिए उसमें कॉन्टेस्ट करने के लिए। कहीं इनकी जो अपनी मौजूदा सेनेट की भी सीट है ये उससे भी हाथ ना धो बैठे हैं। जिस तरह के इनके केसेस में तो PTI ने तो बैठ के केसेस नहीं, इनको तो नहीं कहीं लेके गए, नहीं इनसे तो कोई काम नहीं करवाया। हम तो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, फैक्ट्स हैं जो इनकी फाइलें जो केसेस हैं वो सामने आ रही हैं। आपसे कोई काम कोई डेलिबरेटली मैं थोड़ी आपको कह सकती हूँ कि जी आप ये काम करें तो आप करेंगी। वो तो उन्होंने जो किया है वो अब क्योंकि इतना शोर उठा है, फिर उसके बाद ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इन्होंने किए, तो अब दे हैव टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, उफक साहिबा हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने, जिनका ताल्लुक है जमीयत उलमा इस्लाम फे से। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके वक्त का। असलम साहब, अब शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि बाय द बुक नहीं चलेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे सादिक संजानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी ये कहते हैं कि ये हर हरबा वो इस्तेमाल करते हैं। कल संजानी साहब के खिलाफ तहरीक के एतमाद आई थी, उन्होंने वो हरबा भी इस्तेमाल किया था और उससे कुछ कहा गया था कि ये लोगों के दिल की आवाज है, लोगों की जमीर की आवाज है। और जब गिलानी साहब जीत जाते हैं तो कहते हैं चोरी होगी, डाका बढ़ गया और जनाब बेईमानी होगी, लोग जीत गए, फरोख्त हो गए। तो ये तो हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं और अब भी करेंगे, किसी की फाइनेंस दिखाएंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसमें PDM के इजलास में जिम्मेदार लोगों ने बताया है कि 2 सेनेटर्स को बाकायदा टेलीफोन करके डराया और धमकाया भी गया है। तो ये सूरत हाल तो है, इसको हम फेस तो कर रहे हैं, इसको तो हम आज से नहीं है, ये 2018 के इलेक्शन से लेकर आज तक हम इसको फेस कर रहे हैं और ये सूरत हाल जारी और सारी है। लेकिन ये यही वजह है कि ठीक है असलम साहब, हुकूमत का आपकी जमात से भी राब्ता हुआ है और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफर भी की गई है, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाकायदा राब्ता नहीं है और सिर्फ एक मीटिंग के लिए चेयरमैन सेनेट के पास मौलाना अब्दुल हैदरी साहब तशरीफ ले गए थे। जब वहां से बाहर निकले थे तो चेयरमैन सेनेट है और वो सेनेटर है तो वो आदमी ये मीटिंगें होती रहती हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे और इकट्ठे ही आ रहे थे तो इस दौरान में मीडिया के कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन किए, तो उन क्वेश्चन के दरमियान में परवेज खटक साहब ने कहा कि हमने उनको डिप्टी सेक्रेटरी चेयरमैन की अपना डिप्टी चेयरमैन की हम ऑफर करते हैं, ये उन्होंने कहा परवेज खटक साहब ने। तो उस वक्त तक PDM ने मौलाना अब्दुल हैदरी साहब को अपना JUI ने नामजद नहीं किया था। PDM ने तो फैसला कर लिया था ये सीट अब JUI को देंगे, लेकिन उस वक्त तक JUI ने फैसला नहीं किया गया था हमारे कैंडिडेट कौन है। उसके बाद जब हमारा फैसला आ गया, हैदरी साहब ही हमारे कैंडिडेट हैं, तो फिर तब तो परवेज खटक को अपने वर्ड्स को ऑन करना चाहिए, उनको बिला मुकाबला लाना चाहिए उनको। ठीक है, हमारे साथ रहेगा असलम गौरी साहब। उफक साहिबा, अगर डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है वो ऑपोजिशन के पास चला जाता है तो आप लोग राजी होंगे? जी देखिए, आईनी तरीके से और एक साफ शफाफ तरीके से अगर ये चीज होती है तो हम बिल्कुल इस चीज का खैर मकदम करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि उसमें कोई ज़मीर फरोशी ना हो। उसमें जिस तरह से इतना शर्मनाक कदम उठाया गया, वोट को
खरीदा भी नहीं बल्कि जाया करवाने की कोशिश, ऐसा कोई भी कदम होगा हम उसके खिलाफ हैं। साफ शफाफ तरीके से फेयर एंड फ्री होता है, हम बिल्कुल उसके। लेकिन उफक साहिबा, शिबली फराज कहते हैं कि अब बाय द बुक नहीं चलेंगे, कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप बात कर रही हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। देखिए, बाय द बुक हमसे गलती क्या ये हुई कि हमने बिल पास करवाना चाहा कि ओपन बैलेट हो या शो ऑफ हैंड्स हो, जिस पे बड़ा एतराजात उठाए गए थे, तो उसका नतीजा भी फिर हम सबके सामने आ गया। तो अगर इस फेयर एंड फ्री का मतलब यही होता है कि फिर उसके पीछे से कोई मैलिशियस किस्म की टैक्टिक्स ना यूज की जाए। ठीक है, असलम गौरी साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो चेयरमैन सेनेट का सिलेक्शन होने जा रहा है, उस सिलसिले में पीडीएम की क्या तैयारियां हैं, किन किन रहनुमाओं से आप लोगों के राब्ते हैं इस वक्त? देखिए, पीडीएम के पास अपना वोट पूरा है, हमारे लोग पूरे हैं और हमें इनसे अददी बर्तरी हासिल है। और अगर ये कोई भी इस तरह का खेल खेलते हैं जिसपे ये काम शुरू हो रहा है और शुरू है, अगर इस तरह का खेल खेलते हैं तो ये कोई आईनी और इसी तरह की बातें ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। और अपनी जरूरत के मुताबिक तो ओपन बेल्ट भी हो जाता है, अपनी जरूरत के मुताबिक सब कुछ हो जाता है। अपनी जरूरत हो तो अब्दुल कादर जैसे आदमी को टिकट दे के वापस लेके अब फिर कल जनाब खुद में शामिल कर लेते हैं। शाह अबरू पे खुद कहा जाता है कि 35 करोड़ की सीट बीजी है, खुद पीटीआई कहती है। अपने लिए ये सब चीजें आईनी हो जाती हैं, इनकी जरूरत हो जाती है और दूसरों पर यह इल्जाम लगाया जाता है जब वीडियो सेनेटर फरोख्त होते हैं तो वीडियो में पीटीआई के लोग ही बैठे होते हैं, चाहे वो वीडियो गिलानी साहब के बच्चे की हो या वीडियो इनके अपने हो, सेनेटर इनके ही होते हैं, बिकने वाले लोग इन्हीं के होते हैं, मैंने एमपी इन्हीं के होते हैं, अपोजिशन वाले कहीं दिखते हुए नजर नहीं आते। तो सूरत ये है कि पीटीआई जिस तरह से जिनकी आवाज थी कि सामने जिससे बिल्कुल हट चुके हैं, अपने नस्लैन से हट चुके, अब तो इक़्तिदार बचाओ की तरफ चल रहे हैं। दिन ब दिन जो दिन भी आ रहा है, इक़्तिदार बचाओ तहरीक बनती जा रही है और उसके लिए हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो इससे कबल भी किसी हुकूमत ने शायद ना इस्तेमाल। ठीक है असलम गौरी साहब, आपका और उफक खान साहिबा, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब कुछ बात कोरोना की कर लेते हैं। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए, 1786 रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी का ये बताना है कि मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,699 हो गई है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,786 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,393 अफराद सेहतियाब हुए। एनसीओसी का इजलास आज होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तमाम सूबों के वज़ीर तालीम इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। नवंबर दिसंबर जैसी सूरत हाल नहीं है। कोरोना केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक अहमद साहब, एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान ये शरह बढ़ी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो है वो एक बार फिर लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। स्पेशली जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग इस चीज को लाइटली लेते जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अभी जितनी भी हमारे पब्लिक एरियाज है जहाँ पे लोग क्राउडिंग कंडीशंस में आपको मिलते हैं, तो कोई भी मास्क या एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा। तो लोगों को लेकर जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है कि एसओपीज को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कम किए ऑफिस में, स्कूल्स में, तो हमने नंबर ऑफ केसेस हमें फिर दोबारा जो है एक पीक नजर आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ द मार्च तक ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और बाकी वैक्सीनेशन के हवाले से जो ओवर 60 और 65 ईयर्स का, ताकि कुछ नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उसमें रिड्यूस हो। ठीक है, जो हमारे एसओपीज़ हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और हम ये भी देख रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से भी खासी नरमी कर दी गई है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन एसओपीज़ पर पहले अमल दरामद करवाया जा रहा था, मार्केट्स की टाइमिंग्स को कम कर दिया गया था और अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट्स भी खुल गई हैं और होटलिंग भी उसी तरह से हो रही है जैसे नॉर्मली हुआ करती थी, तो क्या हमें थोड़ा सा फिर इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, ओवरव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट्स की टाइमिंग्स को हम दोबारा से कम कर दें और होटल
होटल में जो डाइन इन है, स्पेशली अगर हम तालीमी इदारों की बात की जाए तो क्या आप समझते हैं कि तालीमी इदारे खुलने से केसेस में इजाफा हुआ है? देखिए, सिर्फ इदारों को खुलने से या फिर टाइमिंग की रेस्ट्रिक्शन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जितना जरूरी SOP को फॉलो करना है। बेसिकली जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है वहाँ पे स्ट्रिक्टली चीजों को रखना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह SOP को फॉलो कर रहे हैं, और मास्क जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, और उनकी टाइमिंग के हवाले से जो है ठीक है, SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना केसेस को ब्रेक लग सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि 15 साला नबील हैदर ने कम उम्री में मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा कर सबको हैरान कर दिया। इस वक्त नबील जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नबील, आपको सबसे पहले वेलकम करेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि इतनी कम उम्री में मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील हैदर है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं FF मीटिंग मैसेजिंग जो ऐप है मैं उसका डेवलपर हूँ, और मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं कोडिंग करूँ, और मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं कंप्यूटर पे कुछ करूँ। बस पहले जब छोटा था तो पहले गेम खेलता था, अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया कुल चीज़ें समझ में आती गई तो फिर मुझे कोडिंग का शौक़ हुआ। जब मैंने स्कूल में सबसे पहली दफ़ा अपनी बुक के अंदर कोडिंग देखी और फिर मुझे पता चला कि जो जितनी भी एप्लीकेशन है वो इससे बनती हैं, तो फिर मैंने अपनी टीचर से डिस्कस करके वो सारी पाइथन मैंने स्कूल में पढ़ी। फिर दीगर सारी जो मैंने कोडिंग लैंग्वेजेस थी वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दी थी। फिर क्रैश कोर्सेज़ किए, फिर काफ़ी वेबसाइट से और काफ़ी दीगर चीज़ों से मैंने रिसर्च करी। ये बताइएगा कि मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने में कितना वक्त लगा आपको? उसके बाद मैंने FM मीटिंग को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो मुझे FM मीटिंग को रन करने में और बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं जो एक मोबाइल उसको वो अपने ऊपर चला नहीं पाता, मोबाइल क्रैश हो जाता है, इसको रन नहीं कर पाता। तो मुझे उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम लगा। फिर मेरे एप्लीकेशन जिस पे मैं बना रहा था लैपटॉप पे, उसके स्पेसिफिकेशंस जो है सारे स्पेक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए काफ़ी। तो मैंने फिर एप्लीकेशन को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता गया। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प करी कि इसको अपलोड करने में, जैसे कि फाइनेंशियली हेल्प करी गई थी मुझे अपलोड करने में। काफ़ी मेरे एक वेल विशर हैं तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प करी थी। फिर इसको एप्लीकेशन को अपलोड करने के बाद काफ़ी अच्छा रिव्यू आना शुरू हो गया है। 1 महीना हो गया इसको अपलोड करे हुए, और काफ़ी अच्छा रिव्यू आ रहा है लोगों की तरफ से वर्ल्ड वाइड। काफ़ी लोग इसके ऊपर स्विच करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग आ रही है। नबील, ये बता आपकी ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसमें कौन से एडवांस फीचर्स हैं, ये एप्लीकेशन है किस बारे में? इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज का फीचर है। इसके अंदर जैसे वीडियो रिव्यू का एक फ़ीचर मैंने दिया कि जैसे एक वीडियो को रिव्यू करने के लिए, जैसे कि किसी ने आपको वीडियो सेंड करी तो आप उसको रिव्यू करने के लिए पूरी खोलनी पड़ती है। जैसे आप मीटिंग में भी हैं, उसने कहा कि आप देख लें, तो वो वीडियो आप ओपन करें बगैर भी छोटा सा उसका क्लिप रिव्यू कर सकते हैं ऊपर से ही, बिना उसको म्यूट करे कुछ करे, वो ऑटोमेटिकली म्यूट होता है। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने एक फ़ीचर ये भी ऐड करा, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी पर फाइल सेंड करना, मूवी सेंड करना, ऑडियो वॉइस सेंड करना। फिर जैसे इसके अंदर इनस्क्रिप्टेड कॉल होती है। ये मुस्तकबिल में क्या करना है, क्या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, कुछ करना है? मैं एप्लीकेशन डेवलप ही करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। मुझे हमेशा से कंप्यूटर का शौक़ रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो मेरा अभी कमिंग ईयर है इसके अंदर मैं इंशाल्लाह एक पाकिस्तान के लिए एक एप्लीकेशन, पूरी वर्ल्ड वाइड होगी वो अवेलेबल, लेकिन वो एक पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज़ होगा, वो मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा, और वो बहुत एडवांस एप्लीकेशन। ठीक है नबील, अल्लाह ताला आपके इरादों में कामयाब करे। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात महंगाई की कर लेते हैं। कराची में मुर्गी की कीमतों में इजाफा दुगना हो गया है। गोश्त 500 रुपए किलो तक मिलने लगा है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 450 रुपए का हिस्सा क्रॉस कर गया। मुल्तान और कोयटा में भी कीमतों को पड़ लग गए।
अहम खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। एहतिसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस। नैब का एहसन इकबाल की बरियत की दरखास्त पर जवाब तैयार। नैब ने एहसन इकबाल की रेफरेंस में बरियत की मुखालफत कर दी, ज़राए का ये बताना है, जबकि नैब आज एहतिसाब अदालत में अपना जवाब जमा करवाएगा। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी, देखिए, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल साबिक वज़ीर दाखिला डॉक्टर एहसन इकबाल ने जो है नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर रखी है। उस पर नैब ने अपना जवाब तैयार कर लिया। डीजी नैब रावलपिंडी एहसान मंगी की जानिब से इजाजत मिलने के बाद नैब अपना जो जवाब है आज इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में जमा कराएगी। और ज़राए ने हमें बताया है कि नैब ने जो है एहसन इकबाल की बरियत की दरखास्त की मुखालफत की और एहतिसाब अदालत से अपने जवाब में इस्ताह करेगी कि एहसन इकबाल जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के मरकजी मुलजिम हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। लिहाजा इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत जो है एहसन इकबाल के खिलाफ जो बरियत की दरखास्त है उसको मुस्तरद करे। तो तकरीबन 10:30 बजे समय क्या है, तो 10:30 बजे जब इस्तेमाल शुरू होगी तो नैब की जानिब से जवाब इस्लामाबाद जो एहतिसाब अदालत के जज नंबर 3 है असगर अली, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर यह है कि नैब तहकीकात तरीक़ाकार के क़वाइद व ज़वाबित ना बनाने का केस है। रूल्स पेश ना करने पर सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं कहाँ है रूल्स, पेश क्यों नहीं कर रहे? रूल्स मुरतब करने के लिए सदर की मंजूरी ली जा रही है, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया। मजीद कार्रवाई के बारे में जान लेते हैं, अब्दुल हसीब हमारे साथ हैं। हसीब, बताइएगा। नैब तहकीकात तरीक़ाकार के क़वाइद व ज़वाबित ना बनाने का केस है और रूल्स पेश ना करने पर सिंध हाई कोर्ट नैब हुक्काम पर बरहम हो गई। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं कहाँ हैं रूल्स, पेश क्यों नहीं कर रहे? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये जवाब दिया गया कि रूल्स मुरतब कर लिए, सदर की मंजूरी ली जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स में ये कहा कि आइंदा समात पर हर सूरत रूल्स अदालत में पेश किए जाएं। नैब तहकीकात तरीक़ाकार के क़वाइद व ज़वाबित ना बनाने का केस है और अब तक नैब हुक्काम की जानिब से रूल्स पेश ना किए गए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया है और अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि रूल्स कहाँ हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि सदर की मंजूरी के बाद ये रूल्स पेश कर दिए जाएंगे। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। शहरी साक़िब की बाजियाबी से मुतालिक अहलिया की दरखास्त की समात। शहरी की अदम बाजियाबी पर तफ्तीशी अफसर की सख्त सरजनिश। आप लोग कुछ करें, 6 साल गुजर गए। जस्टिस रहमतुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, बताएं अब तक शहरी बाजियाब क्यों नहीं कराया गया? सिंध हाई कोर्ट ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। शहरी साक़िब की बाजियाबी से मुतालिक अहलिया की दरखास्त और आपको बताएं कि अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है तफ्तीशी अफसर पर और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप लोग कुछ करें, 6 साल गुजर गए हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि बताएं अब तक शहरी बाजियाब क्यों नहीं करवाया जा सका। एक और आम खबर यह है कि यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमएनए अली नवाज आवान की दरखास्त खारिज कर दी। फैयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फैयाज, आगाह कीजिएगा, इस मौके पर क्या फैसला सुनाया गया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजरमीन अल्लाह ने इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज करार दे दिया है और ये भी कहा है कि जो मौजूदा फोरम थे आपको वहाँ पे पहले रजू करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्लाह ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है और ये भी कहा कि आपका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि अली नवाज अवान साहब आप बड़े अच्छे और काबिल सलाहियत अवामी नुमाइंदे हैं, आप ऐसी दरखास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं? उन्होंने कहा कि काबिल समाअत नहीं है, गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना भी दुरुस्त नहीं है। तो अदालत ने उनकी दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज करार दे दिया। फैयाज महमूद, शुक्रिया। आपको ये बता रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो दरखास्त थी उस पर फैसला सुना दिया गया है और सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमएनए अली नवाज आवान की दरखास्त को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया है और पीडीएम के लिए ये अच्छी खबर है कि यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद हो गई है।
एक और आम खबर दें आपको, इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने के अमल में तेज़ी लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती टीम को तलब कर लिया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म को इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म टीम को इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम के लिए बड़ा टास्क देंगे। ओवरसीज़ को वोट का हक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक उमूर का भी जायज़ा लेंगे। बल्दियाती, सूबाई, कौमी असम्बली के इलेक्शन में शफाफियत लाने पर भी मुशावरत होगी। तफसीलात जान लेते हैं शहबाज अहमद से। शहबाज, आगाह कीजिएगा। अभी देखिए, सेनेट इलेक्शन की शफाफियत से मुतालिक इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है और हुकूमत भी परेशान है कि इस वजह गिलानी कैसे चीज गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराने का तेजी लाने का फैसला किया है और ये हुकूमती टीम बनाई थी इंतखाबी इस्लाहात के लिए। इसमें आदम सवाती समेत दीगर वज़रा शामिल हैं। उनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी इजलास आज 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इसमें इलेक्शन रिफॉर्म की सूरत हाल के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात में जो तरमीम है उसके लिए बड़ा टास्क देंगे। साथ साथ बल्दियाती, सूबाई और कौमी असम्बली की इलेक्शन होगी। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इंतखाबी अमले की जिम्मेदारी है उसका आज इजलास में तयन किया जाएगा और वज़ीर आज़म ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी समेत तो मुख्तलिफ इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने पर भी बातचीत करेंगे। तो 3 बड़े आज ये बड़ा इजलास होगा जिसमें आज अहम फैसले उठ चुके हैं और हुकूमत ये सोच रही है कि इसके लिए अगर आईनी तरमीम लाना पड़े तो अपोजिशन से भी बात की जाए ताकि 2023 का इलेक्शन जो है उसमें शफाफियत और कोई भी इलेक्शन पर जो है उंगली ना उठा सके। हम इजलास होगा जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने इस हवाले से आगाह किया। वेलकम बैक। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का मुतालबा काम कर गया। T20 वर्ल्ड कप कहीं हाथ से न निकल जाए, मेज़बानी मुत्तहदा अरब इमारात को ना मिल जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम और फैंस को वीज़ा गारंटी देने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल्स का कहना है कि वीज़ा जारी करना हुकूमत की सवाबदीद है। हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो बोर्ड को कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक में बेहतरी के लिए कौन सा मुफीद काम कर दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान जेफरी बॉय का किस बात पर मुल्की क्रिकेटर्स पर बरहम हो गए और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वापसी के लिए बॉलिंग लेजेंड। खबर रही, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।